BIMT यूट्यूब चैनल। BBA सेकेंड ईयर में आप हो गए हैं। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट है आपका। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इसके बारे में, इसका मीनिंग पढ़ा था, इसकी नेचर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, स्कोप पढ़ा था इसका और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे हमने कि आपके एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट होता क्या है। तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हम प्रीवियस करते हैं कि एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट क्या होता है। कि अपने कंपनी के मैसेजेस, जो भी हमारे कंपनी का मेन मोटिव है, जो भी कम्युनिकेशन का वे है, उसे कन्वे करना अपने कस्टमर्स के साथ विद द हेल्प ऑफ विजुअल एड्स, कि जिससे लोगों को पता चल सके। विजुअल या ऑडिबल, जैसे हम रेडियोस पे सुनते हैं तो वो ऑडिबल होते हैं, और जब हम टेलीविजन पे या हम पैम्पलेट्स वगैरह देखते हैं, होर्डिंग्स देखते हैं, ये सब हमारे विजुअल एड्स होते हैं एडवर्टाइजिंग। तो एक ऐसा मीडियम है जिससे हम अपने मैसेज को, जो भी कंपनी का मैसेज है कि हमारा ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, हमारे प्रोडक्ट में फीचर्स नए आए हैं, इन सब के बारे में कम्युनिकेट करना अपने कस्टमर्स के साथ। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स का लिया था कि ये पेड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि बिना पेमेंट की एडवर्टाइजिंग नहीं की जा सकती आजकल के जमाने में। तो पहला हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स का कि ये पेड फॉर्म है, कि जब भी हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं मैन्युफैक्चरर को, स्पॉन्सर को, ने जो भी हमारा एडवर्टाइज करता है पर्सन उसके लिए। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप के बारे में मैं पढ़ा था कि जो भी स्पॉन्सर्स होते हैं हमारे प्रोडक्ट के, हम इजीली उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग इजीली हमें पता चल जाते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट है तो ये कंपनी किसकी है, किस चीज से लेंगे। तो ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे है इसके बारे में हम नेचर के बारे में हम फिर से पढ़ेंगे एक बार थोड़ा सा डिटेल। इसका हमने फर्स्ट पॉइंट किया है पेड फॉर्म। पेड फॉर्म में हम यही है कि एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म है, इसके लिए पेमेंट होती है। अगर एडवर्टाइजमेंट हम कोई चीज कर रहे हैं, अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं और उसमें पेमेंट नहीं है तो वो एडवर्टाइजिंग नहीं है, वो बस एक और दूसरी पर्सनल सेलिंग की एक टेक्निक है। और क्योंकि ये पेड फॉर्म है तो स्पॉन्सर हैज कंट्रोल ओवर द फॉर्म, कंटेंट एंड द शेड्यूलिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इस स्पॉन्सर का पूरा कंट्रोल होता है। पर्सनल सेलिंग में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता कि जो आपका सेल्स पर्सन है वो क्या चीजें बता रहा है, क्या वो सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। स्पॉन्सर्स को इस चीज के बारे में नहीं पता होता। लेकिन एडवर्टाइजिंग के मोड के थ्रू स्पॉन्सर को पता चल जाता है कि वो जितना पैसा लगा रहा है क्या वो वर्थ है या नहीं है, उसके अंदर वो कंटेंट पूरा है कि नहीं, जो वो कन्वे करना चाहता है अपने कस्टमर्स के साथ। इसका सेकेंड पॉइंट है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन। जो हमने इसके फीचर्स किए थे वही इसके नेचर में पॉइंट्स आ रहे हैं। रेपिटेशन है, लेकिन क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, इसलिए आपको अलग अलग बताया जाता है। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होते हैं कि हम पर्सनली जाकर, जैसे पर्सनल सेलिंग में तो हम पर्सनली बताते हैं लोगों को, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में पर्सनल कोई भी हमारा कॉन्टैक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन पर्सनल वे में होता है। हमने एक बार एडवर्टाइजमेंट बना दी, टीवी में ब्रॉडकास्ट कर दी, तो हम कोई डायरेक्ट लिंक में नहीं होते हैं। कस्टमर्स को जब देखनी होती है वो तब देखते हैं। होर्डिंग्स हम लगवा देते हैं तो जब जिस भी जहां पे कस्टमर्स की जहां पे नजर आती है वो उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हमने किया था कि एडवर्टाइजमेंट हम आइडियाज की भी कर सकते हैं, गुड्स की भी कर सकते हैं और सर्विसेज की भी कर सकते हैं। आइडियाज की कैसे? जैसे हमारे गवर्नमेंट के इतने सारे मिशन हैं कि स्वच्छता अभियान है, ये एक आइडिया है, लेकिन हम इसकी भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कि आपने बहुत बार देखा होगा दूरदर्शन पे भी या और भी न्यूज चैनल्स पे या कई टीवी चैनल्स पे भी आती है एडवर्टाइजमेंट, किस स्वच्छता अभियान, पानी बचाओ या धूम्रपान का सेवन कम करो, टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ। तो ये सब चीजें भी एक आइडिया की एडवर्टाइजमेंट है। तो इसमें हम किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, हम आइडिया की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि हमें ये चीज करनी चाहिए, ये चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये हमारे लिए हार्मफुल है। गुड्स की कैसे? जैसे आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स देखते हो, अमूल की आती है, क्लोथ्स की आती है, या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आती है एडवर्टाइजमेंट, वो गुड्स की अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिसमें गुड्स इन्वॉल्व होती है। और सर्विसेज जैसे रेलवे की एडवर्टाइजमेंट आ गई, एयरलाइंस की आ गई, किसी रेस्टोरेंट की आ गई, तो वो अपने प्रोडक्ट की नहीं एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसके अंदर। तो यानी इसका नेचर में एक पॉइंट हो गया कि एडवर्टाइजमेंट हमारी गुड्स की भी हो सकती है, सर्विसेज की भी हो सकती है और आइडियाज की भी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। कि हमारा ये आइडिया है कि हम अपने कंट्री को एक सुंदर देश बनाएं, एक स्वच्छ बनाएं। तो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर सफाई का आ जाता है, पानी बचाओ, ये सब हमारे आइडियाज हैं। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स। ये भी हमने किया था कि जो हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं वो इजीली
आइडेंटिफिकेबल होते हैं कि कौन पर्सन इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, किसने इसकी एडवर्टीजमेंट की है, किसने इस पर पैसा लगाया है। नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन। ये भी हमने इसके फीचर्स में किया था कि ये बहुत ही बड़ी ऑडियंस को एक बार में ही हम अपना मैसेज कन्वे कर पाते हैं। हमें पर्सनल सेलिंग में तो हम बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस को कवर कर पाते हैं कि हम डोर टू डोर जाते हैं, जितना भी हमारा एक लेवल है, एक एरिया है, उसे कवर कर पाते हैं। लेकिन एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस को एक सिंगल क्लिक, बस हमने एक बार एडवर्टीजमेंट करनी है और उसके बाद हमारी चीज सब तक आसानी से पहुंच जाती है। अब नेचर के बाद हमारा इसका आ रहा है ऑब्जेक्टिव्स का पॉइंट। ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या करेंगे कि एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस पर्पस पे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। तो ये है फर्स्ट हमारा हम ऑब्जेक्टिव लें कि एम किस पर्पस से हम एडवर्टाइजिंग की ओर गए हैं। तो पहला है टू इन्फॉर्म बायर्स, कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में अभी लॉन्च से पहले ही हम अपने प्रोडक्ट को बता देते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है। पहले पर्सनल सेलिंग में अगर ये होता था तो बहुत ही लिमिटेड कस्टमर्स या जो डेली रूटीन के कस्टमर्स होते थे या उन्हें ही हम बता पाते थे, ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑडियंस को हम कवर नहीं कर पाते थे। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट के लॉन्च से पहले उसका इनिशियल आइडिया ही आता है, तभी हम अपने कस्टमर्स को बता देते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारा लॉन्च होने वाला है, आप इसे यूज करिए फ्यूचर में, इसके ये फीचर्स है, उसके बारे में हम सब कुछ बता देते हैं ताकि कस्टमर्स का पूरा माइंडसेट बन सके, उन्हें एक वेट रहे। ठीक है, जैसे पिक्चर्स भी होती हैं, पिक्चर कोई भी मूवी बन गई तो उससे अभी मूवी रिलीज से पहले ही उसकी एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाती है कि हाँ ये पिक्चर आने वाली है, तो आपको उसका वेट रहता है कि कब वो रिलीज होगी, कब हम उसे देखेंगे, कब आएगी। तो ये भी एक एडवर्टीजमेंट का ही वे है कि हम अपने पिक्चर की हमने प्रमोशन एडवर्टीजमेंट के थ्रू की। कि कई बार आप पिक्चर कोई देखने जाते हो उसके अंदर दूसरी पिक्चर का भी क्लिपिंग आ जाती है, जैसे स्टार्टिंग में होती है स्पॉन्सर्स की जो एड्स वगैरह आती है, तो ये भी एडवर्टीजमेंट का ही हिस्सा है। हम अपने बायर्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने जो भी हमारे पर्सन जो अटैच्ड है, हमारे पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, हम उन्हें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारे ये प्रोडक्ट, सर्विस या कोई गुड है या कोई आइडिया है वो इनिशिएट होने वाला है, हम उसके प्रोसेसिंग में हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू परस्यूड और कन्विंस बायर्स। परस्यूड मीन्स उन्हें कन्विंस करना कि हाँ हमारा प्रोडक्ट आप जरूर खरीदिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, उसके अंदर आपको पक्का ये बताया जाता है, कई बार कंपैरिजन के थ्रू दिखाया जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट है। अगर आप सर्फ की आपने एडवर्टीजमेंट देखी होगी बहुत बार, टाइड की आती है, निर्मा की आती है, सर्फ एक्सेल की आती है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो अपने प्रोडक्ट की, अपने डिटर्जेंट पाउडर की एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो उसमें टाइड में आपने देखा होगा कि बहुत बार कंपैरिजन होता है, तो उसमें वो कन्विंस एक तरह कन्विंसिंग उनकी होती है स्ट्रेटेजी कि वो दिखाते हैं कि हाँ उन्होंने नॉर्मल डिटर्जेंट पाउडर यूज किया तो उनके कपड़े साफ नहीं हुए, और उन्होंने ये लोग हमारा वाला यूज किया तो उनके एकदम साफ हो गए हैं, वाइट हो गए हैं। तो उनका कॉन्सेंट्रेट क्या होता है, कन्विंस करने का कस्टमर्स को कि हाँ हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बहुत अच्छा है। तो वो विजुअली दिखाकर उसे प्रूफ करना चाहते हैं, उन्हें कन्विंस करना चाहते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है ताकि वो अपने कस्टमर्स को कन्विंस कर सके कि हाँ हमारा प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट से या कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज टू रिमाइंड बायर्स, उन्हें रिमाइंड करवाना कि हाँ हमारा प्रोडक्ट स्टिल एग्जिस्टिंग है, वो अभी कहीं गया नहीं है। उन्हें बार बार बताना कि हाँ आप ये प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिटर्जेंट की बात करें, डिटर्जेंट की बात करते हैं हम कि घड़ी पाउडर बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, हम छोटे से देखते आ रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि घड़ी का एड बहुत पहले से आ रहा है। बीच में थोड़ा सा कम हो गया था जब बाकी कंपनीज के बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन अब फिर से वो आने लग गए हैं। उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को बना दिया है। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि बाकी चाहे प्रोडक्ट्स आ गए लेकिन हमारा भी प्रोडक्ट अभी भी एग्जिस्टिंग है। अगर वो नॉर्मली पहले वाला ही चलाते रहते एडवर्टीजमेंट तो इतना लोग अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि उन्होंने बीच में बंद कर दिया था। अब जब मिस्टर बच्चन उनके साथ जुड़ गए हैं तो लोगों को लग रहा है हाँ ये प्रोडक्ट मतलब कुछ है इस चीज में। उन्हें रिमाइंड करवाया कि हाँ हमारा प्रोडक्ट भी अभी है और वो भी compete कर रहा है, मार्केट में एग्जिस्टिंग है। नेक्स्ट इज टू फेस कंपटीशन। एडवर्टीजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो कंपटीशन को फेस कर सके। हम एडवर्टीजमेंट इसलिए भी करते हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं अगर वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं तो हम भी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करें ताकि हम उन्हें कम्पीट कर सकें। और अगर हमारा कॉम्पिटिटर उसे एडवर्टाइज नहीं कर रहा है तो भी हम उसे करते हैं ताकि हमारे कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके।
कि हमारे कंपटीटर ने तो ये स्ट्रैटेजी यूज नहीं की है, हम यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे कस्टमर्स हमारे साथ और ज्यादा जुड़ जाएं, कि लोगों को पता चल सके। इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा फेस करने की उनमें एबिलिटी आ जाती है। ठीक है, एक पावरफुल वेपन की तरह काम करता है जो अपने कंप्यूटर से इफेक्टिवली फाइट करता है। और इन सब में ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो भी एडवर्टीजमेंट होती है वो डायरेक्टली डिफेम नहीं कर सकती है। पीछे एक एडवर्टीजमेंट आई थी, आई डोंट नो कि मतलब मुझे अभी याद नहीं है किस प्रोडक्ट की थी, लेकिन उसके अंदर उन्होंने डायरेक्टली शो कर दिया था कि ये वाला सर्फ पाउडर है और मेरा ये सर्फ पाउडर है, उन्होंने उसका नेम मेंशन कर दिया था। लेकिन आप इस तरीके से कंपटीशन नहीं कर सकते हो, उनके अगेंस्ट केस हो गया था कि आप डायरेक्टली नेम नहीं ले सकते। कंपटीशन एक होना चाहिए लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए, आप डायरेक्टली नेम लेकर किसी चीज को डिफेम नहीं कर सकते हो। आप अगर देखते हो कि टाइम का भी आता है तो उसके अंदर आइडेंटिकल रखा होगा लेकिन उसका नेम नहीं लिखा होगा। अगर आप नेम लिखते हो तो वो कंपटीशन पॉलिसी के अगेंस्ट आता है। नेक्स्ट इज टू अचीव सेल टारगेट्स। जो हमारे सेल टारगेट्स होते हैं, हमारा सेल डिपार्टमेंट तो है, ये हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टीजमेंट का, कि जो हमारी कंपनी के सेल टारगेट्स हैं जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं वो अकम्प्लिश हो सके। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर मास ऑडियंस है कवर करने के लिए तो हो सकता है कि पहले से ज्यादा हमारे टारगेट्स अचीव हो सके और इजीली हो सके। अगर आपको विजुअल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये नोट्स आपकी वीडियो के साथ अटैच होंगे, आप वहां से भी प्रॉपरली देख सकते हो। नेक्स्ट इज टू बिल्ड एंड इम्प्रूव ब्रांड इमेज। एडवर्टीजमेंट इसलिए भी की जाती है, उसका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम अपनी ब्रांड इमेज को बिल्ड कर सके और इम्प्रूव कर सके पहले से ज्यादा। जैसे वही घड़ी का हमने अगर ऐड लिया तो उन्होंने अपनी रेपुटेशन बिल्ड भी की और उसे इम्प्रूव भी किया कि पहले नॉर्मल था अब ये। अब कुछ एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा तो पहले कोई और सेलिब्रिटी करते थे, फिर कोई और कर रहे हैं, फिर कोई और कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग जाते हैं कि आजकल किसकी डिमांड ज्यादा है, कौन सा सेलिब्रिटी ज्यादा फेमस है, उस अकॉर्डिंगली वो उस सेलिब्रिटी को हायर कर लेते हैं। कई बार ब्रांड एम्बेसडर एक साल किसी और को, देन अगले साल किसी और को, ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आपने देखे होंगे जहां पे वो चेंज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो सेलिब्रिटी ज्यादा डिमांड में है वो ही ज्यादा कन्विंस कर सकता है हमारे कस्टमर्स को कि वो हमारे प्रोडक्ट खरीदें। तो इससे उनकी इमेज भी इंप्रूव होती है कि हाँ ये हमेशा चेंज करते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं। अगर सेलिब्रिटी की बात करें, वरना कुछ एडवर्टीजमेंट में कंटेंट हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता है। कुछ जो एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं कि बहुत पुराने से अभी सेम चलती रहती है, लेकिन कुछ एडवर्टीजमेंट होती हैं जो डे बाय डे या ईयर टू ईयर या 5 इयर्स के बाद 2 इयर्स के बाद चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि वो इम्प्रूव करते रहते हैं कि हमारे अंदर ये फीचर्स नए आए हैं। अगर आप पुरानी एडवर्टीजमेंट ही दिखाते रहोगे तो लोगों को तो यही लगेगा कि ये तो पुराना, इतना साल पुराना है, इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, कुछ नया नहीं लेके आए। क्योंकि आज की जनरेशन को क्या चाहिए? कुछ नया, कुछ न्यू आया उनके सामने जिससे वो यूज कर सके, कंज्यूम कर सके। ठीक है, तो अपनी ब्रांड इमेज को इम्प्रूव और बिल्ड करने के लिए, एक नाम बनाने के लिए वो एडवर्टीजमेंट करते हैं और एडवर्टीजमेंट अपने स्पॉन्सर्स करते हैं। नेक्स्ट इज टू हेल्प और एजुकेट पीपल, कि लोगों को एजुकेट करते हैं, बताते हैं कि हाँ हमारा प्रोडक्ट आप यूज कीजिए, ये इसके फीचर्स हैं, आप इससे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इस चीज से। तो ये है इसके अंदर उन्हें चॉइस करने में, राइट चॉइस करने में हेल्प करते हैं कि हाँ हमारा प्रोडक्ट मतलब आपकी जो भी नीड्स एंड डिजायर्स है उसके अकॉर्डिंगली बना है, आप उसे कंज्यूम कीजिए, आपको बेस्ट चॉइस आपको मिली है अवेलेबल, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू बिल्ड कंपनी इमेज एंड रेपुटेशन। पहले तो हमने ब्रांड इमेज की बात की, कंपनी की इमेज और रेपुटेशन में बिल्ड होती है कि हाँ ये कंपनी इतने सालों से लगातार एडवर्टीजमेंट कर रही है और हर बार इसके एडवर्टीजमेंट में कुछ नया होता है, इसके प्रोडक्ट में नई नई बातें आती है, नए नए फीचर्स आते हैं। जैसे कोलगेट है, जैसे हमने पिछली क्लास में एग्जाम्पल किया था अपना कि कोलगेट 18 टाइप्स या 18 से भी ज्यादा टाइप्स के फ्लेवर्स के कोलगेट पेस्ट बनाता है, जो हमारे पेस्ट होते हैं यूज हम करते हैं। तो उसने क्यों किया? एक उसकी इमेज बनी हुई है कि वो हर तरीके के कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करना चाहता है, वो एक ही प्रोडक्ट में अपने सारे फीचर्स नहीं डाल सकता, इसलिए उसने अलग अलग वैरायटी कर दी, उसकी सेगमेंटेशन कर दी कि किसी को अगर टूथेक है तो वो ये वाला यूज कर ले, किसी को सॉल्ट चाहिए तो ये यूज कर ले, नीम चाहिए तो ये कर ले, मतलब उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली वो प्रोवाइड करता है उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट इज टू असिस्ट सेल्स फोर्स एंड मिडलमैन, कि जो सेल्स फोर्स है, जो हमारे सेल्स पर्सन है, उन्हें असिस्ट करती है एडवर्टीजमेंट
कि वो तो अपनी बात पहुंचा ही रहे हैं, अकेले हम एडवर्टाइजमेंट के भरोसे तो रह नहीं सकते हैं, हमें अपने सेल्स पर्सन को भी भेजना पड़ेगा, पर्सन सेलिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा, रिटेलर्स को भी आगे मोटिवेट करना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट को आगे आगे वो बढ़ाएं। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट है इन सब में उन सब लोगों की हेल्प करती है, लोगों को बताती है कि हाँ जो वो लोग कह रहे हैं वो सही है। अगर हम लोगों की बातों पे कई बार हम यकीन नहीं करते, लेकिन हम वो चीज अगर किसी सेलिब्रिटी के थ्रू या किसी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी के थ्रू हम देखते हैं कि हाँ ये पर्सन इस चीज को प्रमोट कर रहा है, यानी ये चीज सही ही होगी। जो यानी मुझे शॉपकीपर ने बताया था, ये उस पर्सन जो मेरे घर पे आया था बताने डोर टू डोर सेल करने, यानी वो सही चीज मुझे बेच रहा था, तो मुझे ये चीज जरूर लेनी चाहिए। और मिडिल मैन को भी, जो हमारे मिडिल मैन यानी रिटेलर्स हैं या और भी कोई हमारे हैं मिडिल पर्सन, उन सब के लिए भी उन्हें असिस्ट करती है, उन्हें हेल्प करती है अपने सेल्स टारगेट को अचीव करने में। इस ऑब्जेक्टिव में हमारा लास्ट है अदर ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंदर हम बाकी सारे जितने भी मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें लिख सकते हैं। इसमें है टू प्रमोट न्यू प्रोडक्ट्स, अगर हमारा कोई न्यू प्रोडक्ट है उसे प्रमोट करने के लिए, टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशन, कि हम अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बना सकते हैं इसके थ्रू, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट अगर हम बार बार देखते हैं तो हमें वो उसके लिरिक्स पे लर्न हो जाते हैं, वर्डिंग में बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो जाते हैं, उसकी जो भी उसके ट्यूनिंग होती है उसके अकॉर्डिंगली हम बोलने लग जाते हैं। बहुत सारे जैसे अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, हम सबको पता है कि हाँ इसकी ये ट्यूनिंग है, तो हम उस अकॉर्डिंगली बोलते हैं कि एक रिलेशन बन जाता है हमारा, कि जब भी हमारा दिखता है, छोटे छोटे बच्चे भी देख देख के बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक का आया तो ये बोलेगा कि ये बोलेगा, मतलब सबको पता चल जाता है, बार बार देखने के बाद एक रिलेशन बन जाता है। कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जैसे आजकल फेसबुक की आ रही है, एक रिलेशन बनाते हैं कि हाँ जो हो रहा है वो सही है, पैराशूट की आ रही है कि हाँ हेयर्स के रिगार्डिंग, तो हम रिलेट कर पाते हैं, रिलेशन बन पाता है कि हाँ जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो सही है, वो हमारे साथ भी रिलेट करता है, तो इससे हमारे रिलेशंस भी अच्छे बनते हैं और हम उन्हें रेगुलरली यूज करना स्टार्ट कर देते हैं प्रोडक्ट्स को। फिर है टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग, कि अगर कोई मिसकंसेप्शन है, किसी ने उसके बारे में कुछ गलत बोला है, तो हम देख के पता कर सकते हैं कि हाँ मतलब वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम उसे रिमूव करना चाहिए, उसे हम खत्म करना चाहिए। नेक्स्ट इज टू एक्सपेंड ऑफ मार्केट, कि हम अपने मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हैं। आजकल की मार्केट को एक नॉर्मल जो हम मार्केट जैसे हम बोलते हैं जहाँ पर हम जाकर सामान खरीदते हैं वो नहीं रह गई है। मार्केट एक बहुत ही वास्ट प्लेस है अब हमारे पास, थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारे लिए एक मार्केट ही है, हम कहीं पर भी जाकर अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। ये नहीं कि हम मेरठ में हैं तो सिर्फ मेरठ में, या अगर हम शास्त्री नगर में रहते हैं, हम रेलवे रोड पे रहते हैं, हम जागृति विहार में रहते हैं, तो वहीं में अपनी वही हमारी मार्केट है। नहीं, पूरा मेरठ, पूरा यूपी, पूरा मतलब एक वर्ल्ड हमारा एक मार्केट बन गया है कि जहां पर भी हम चाहे वहां पर जाकर अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ बायर्स, की एक कॉन्फिडेंस बन जाता है बायर्स का हमारे साथ कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है, अगर वो यूज करते हैं, उन्हें उस अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स भी मिलता है, तो उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हाँ ये चीज सही ही बेच रहे हैं। ठीक है, और इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा टू सीक अपॉलॉजी ऑफ द बायर्स फॉर अनडिजायरेबल इवेंट्स, कि अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो हम उससे अपॉलॉजीज ले सकते हैं अपने कस्टमर से। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए 10 हो गए हैं, या एज इट इज करना चाहे तो एज इट इज कर सकते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट जो आपको सही लगता है आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। थ्योरेटिकल पार्ट एडवर्टाइजिंग का ऐसा है कि ये नहीं कि जो मैंने करवा दिया, मैंने लिखवा दिया, बस वही सही है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंगली भी, अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ कॉन्सेप्ट ये है, तो आप उस अकॉर्डिंगली उसे मोल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्स में आपको प्रॉपरली अपने लेंथ की और क्वेश्चन के लेंथ की ओर ध्यान देना है कि आपने अगर ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं तो आप पहले एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग दीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, देन उसके ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कीजिए। ऑब्जेक्टिव से पहले उसके सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। एक ये प्रेजेंटेशन का वे होता है जिससे आप थ्योरेटिकल पार्ट में बहुत अच्छे नंबर अपने ले सकते हो एग्जाम्स में, क्योंकि यहाँ पर लेंथ की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आप इस तरीके से अगर प्रेजेंटेशन अपनी अच्छे तरीके से करोगे तो आपके मार्क्स उस अकॉर्डिंगली ही अच्छे आएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्लास ओवर होने वाली है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम अगली बार करेंगे। अभी तक आपको जितना पढ़ा है, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसके बारे में बताएं। हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, आप भी एफर्ट्स कीजिए, पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको कोई विजुअल की प्रॉब्लम है तो वो भी हम पूरे एज इट इज नोट्स हमने साथ में अटैच कर दिए ताकि आप इजीली उसे पढ़ सकें। हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आपका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस चीज को कि हम मिलकर ही इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। हमारी स्टडी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए।
इसलिए जहां कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है प्लीज आस्क। थैंक यू।